नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों 6 बज चुके हैं। 6 बजे हमारा सेशन रहता है लूसेंट का, और जिसके अंदर हम लूसेंट की हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 6 बज चुके हैं और सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों। सभी दोस्त सेशन से जुड़ेंगे। आई होप आप सब अच्छे हैं और सभी दोस्तों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस का लाइव कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है स्टडी IQ PCS के द्वारा, जो एक खुद में एक कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर आपको प्री प्लस मेंस दोनों की ही तैयारी कराई जाएगी। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स जब भी लॉन्च होंगे तो उनके भी एक्सेस आपको कंप्लीटली यहाँ पर मिलेंगे। और यूपीपीसीएस का भी आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के साथ, और डिस्काउंटेड प्राइस पर लेने के लिए दोस्तों कोड याद रखेंगे। उसी तरह से मई में यूपीपीसीएस का एग्जाम होना है, उसका प्रीलिम्स है। यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है मई के अंदर, और 25 टेस्ट की टोटल 25 टेस्ट होंगे। और ये एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है प्रीलिम्स के लिए, जिसका नाम है पार्थ टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी पर आधारित टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज पर आधारित टेस्ट मिलेंगे, यूपी स्पेशल जीके आपको मिलेगी, और करंट अफेयर के टेस्ट, साथ में करंट अफेयर के बोनस टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। और डिस्काउंटेड प्राइस पर लेने के लिए कोड याद रखेंगे। यूपीपीसीएस की तरह बिल्कुल सेम लाइंस पर बीपीएससी के भी कोर्सेज हैं, कंबाइंड कोर्स भी हैं, और सिर्फ बीपीएससी के भी कंप्लीट कोर्स हैं। सेम उसी तरह से डिस्काउंट के लिए कोड याद रखेंगे। और किसी भी स्टेट का आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ले सकते हैं सिर्फ 799 में, अगर आप कोड लगाते हैं तो। और सेशन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। सेशन से जुड़ेंगे सभी दोस्त और देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है, हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल। ठीक है, खजुराहो के जो टेम्पल है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। यूनेस्को के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं खजुराहो के टेम्पल्स। और आप देखेंगे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेम्पल है खजुराहो का टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, कंडारिया महादेव टेम्पल, और साथ ही में यहाँ पर जैन टेम्पल भी आपको मिलेंगे। तो खजुराहो सिर्फ हिंदू टेम्पल्स के लिए नहीं जाना जाता, खजुराहो जैन टेम्पल्स के लिए भी जाना जाता है। और याद रखेंगे, नगर आर्किटेक्चर में बने हुए हैं। नगर आर्किटेक्चर कौन सा होता है? जो कि नॉर्थ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर की एक फॉर्म है। इसके अंदर 3 फॉर्म आपको बेसिकली मिलेंगी। एक गुजरात की सोलंकी स्टाइल मिलेगा, ठीक है, गुजरात का यानी कि वेस्टर्न इंडिया की तरफ। दूसरा मिलेगा सेंट्रल इंडिया का स्कूल, कौन सा? खजुराहो स्कूल। तीसरा मिलेगा उड़ीसा का स्कूल, ठीक है, उड़ीसा का आपको स्कूल तीसरा मिलेगा। तो नगर स्टाइल का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एक सब स्कूल है खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल्स, जो कि आपको मिलेंगे कहाँ पर? खजुराहो में। और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, जहां पर हिंदू और जैन टेम्पल मिलेंगे। कौन से साम्राज्य में बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे, ठीक है, चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और इनका जो शासन था वो 1831 एडी से लेके 1831 एडी से लेके 1315 एडी तक, 1315 एडी तक आपको शासन दिखेगा। और इनको कहा जाता था चंदेलाज ऑफ जेजाबुक्ती। जेजाबुक्ती, जेजाबुक्ती क्या है? जेजाबुक्ती कुछ और नहीं है बल्कि पुराना और एंशिएंट नाम है। कौन सी? जिस रीजन को आज हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, जिस रीजन को आज हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, उसी को पुराने समय में जेजाबुक्ती के नाम से जाना जाता था। और ये रीजन कहाँ पर पड़ता है? ये आपको एमपी प्लस यूपी, एमपी और यूपी दोनों ही यानी कि बॉर्डर पर पड़ता है, और दोनों ही स्टेट्स को कवर करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बुंदेलखंड, जिसमें यूपी और एमपी दोनों आपको नजर आते हैं, ठीक है। यूपी और एमपी दोनों ही क्षेत्र राज्यों को कवर करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अरब्स वर डिफीटेड इन 738 एडी बाय। भारत में जब अरब लोग इन्वेड कर रहे थे, आप जानते हैं कि 712 एडी में इन्वेड करा था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने
712 एडी में इन्वेड किया था। उसके बाद कई बार कोशिशें होती रहती थी और 738 एडी में हराया था अरब इन्वेडर को। किसने हराया था, किन्होंने हराया था, ठीक है, किन्होंने हराया था और किसने हराया था? तो ये एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ राजस्थान। बैटल ऑफ राजस्थान 1738 एडी में हुई थी, जिसके अंदर आपको इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से जो शासक मिलेंगे वो मिलेंगे गुर्जर प्लस साथ में आपको मिलेंगे प्रतिहार डायनेस्टी और विक्रमादित्य ऑफ चालुक्यन, यानी कि चालुक्यन शासक भी इसमें शामिल थे। इन तीनों का एक तीनों ही साम्राज्यों का एक ग्रुप बना था। इनकी कॉन्फेडरेसी ने, इस अलायंस ने, इस ये जो अलायंस बना था तीन साम्राज्यों का, गुर्जर का, प्रतिहार का और चालुक्यास का, ठीक है, गुर्जर, प्रतिहार और चालुक्यास, इन्होंने हराया था अरब इन्वेडर को। तो आप देख सकते हैं इनमें से आपको कौन से दिखेंगे। तो इनमें से हमें जो दिखते हैं, जो चालुक्यास ये हैं, चालुक्यास गुजरात के, ये वो वाले चालुक्य नहीं है, ये चालुक्य वो हैं जो गुजरात में थे, जिनको सोलंकी साम्राज्य भी कहते हैं, जिसको सोलंकी साम्राज्य भी कहते हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा 940 से 1244 एडी तक, 940 एडी से 1244 एडी तक। यानी कि ये वो वाला चालुक्यन साम्राज्य नहीं है जो डेक्कन में हमें मिला था, किनके बाद, वाकाटकास के बाद। ये अलग चालुक्यास हैं जिनको सोलंकीज भी कहा जाता है, ठीक है, जिनको सोलंकीज, जो मेडिवल टाइम में आते हैं, ठीक है, जो मेडिवल टाइम में आते हैं। चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ जो बादामी थे वो एंशियंट हिस्ट्री में आपको मिलेंगे, लेकिन सोलंकीज जो कि चालुक्यास थे ये आपको मिलेंगे मिडिवल इंडिया में, ठीक है, ये मिलेंगे मिडिवल इंडिया के अंदर। और ये जो चालुक्यास थे, सोलंकीज, इनकी कैपिटल हुआ करती थी गुजरात में, जो पाटन जगह है, पाटन इनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो कंफ्यूज नहीं होंगे चालुक्यास ऑफ बादामी से और चालुक्यास ऑफ पाटन से। तो चालुक्यास ऑफ पाटन कौन है? वो है सोलंकी, जो कि मिडिवल भारत में आते हैं, ठीक है। तो चालुक्यास आपको दिखेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो दिखेंगे, एक तो प्रतिहार दिखेंगे और साथ में चालुक्य। तो इसका सही जवाब है ए एंड डी। दोनों ने मिलके हराया था किनको? दोनों ने मिलके हराया था अरब इन्वेडर को। अगला क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम। मोहम्मद घोरी जो थे, इंडिया में इन्वेजन जब होने लगे थे, तो आप देखेंगे कि लगभग 1025 या उससे पहले 1000 से 1025 के बीच में, 1000 से 1025 एडी के बीच में इंडिया में इन्वेजन करे थे महमूद ऑफ गजनी ने, यानी कि गजनविद जो एम्पायर था उसके शासक ने इन्वेड किया था। और ये कहाँ से आए थे? ये आए थे अफगानिस्तान से। अफगानी ओरिजिन था इनका, अफगान ओरिजिन था। उसके बाद भारत में आप देखेंगे कि भारत में लगभग 1175 के आसपास इन्वेड करते हैं कौन? मोहम्मद घोरी या फिर घुरी। ये जो है टर्किश इनका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो अरब लोग इन्वेड करते हैं, बाद में अफगानी लोग इन्वेड करते हैं, उसके बाद टर्किश लोग भी इन्वेड करते हैं। तो 1175 में सबसे पहले लाहौर का जो एरिया है वहां पर इन्वेड करते हैं मोहम्मद घोरी। और उसके बाद 1191 में लड़ाई होती है बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन होती है पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें हार जाते हैं कौन? मोहम्मद घोरी। और फिर उसके बाद 1192 में फिर से युद्ध होता है बैटल ऑफ तराइन, जो 1192 में होती है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसके अंदर हार हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की, जिनको हम पृथ्वीराज 3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिनको हम पृथ्वीराज 3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हमारा ए।
अगला क्वेश्चन पूछता है, कहता है हु कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट दी पुरी। पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, आप अच्छे से जानते हैं। जगन्नाथ यात्रा भी निकलती है, रथ यात्रा। और इसके अंदर जिन भगवान की पूजा होती है, आप देखेंगे कि इनके अंदर 3 भगवान आपको मिलेंगे। ठीक है, एक तो भगवान जगन्नाथ ही खुद है। भगवान जगन्नाथ कौन है? कृष्ण भगवान का अवतार माने जाते हैं। प्लस इनके साथ पूजा होती है इनके बड़े भाई बाल भद्र की। बाल भद्र की पूजा होती है इनके साथ। साथ ही में इनकी बहन सुभद्रा, यानी कि तीनों बहन भाइयों की पूजा यहाँ पर होती है, भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतार भगवान जगन्नाथ की। और लकड़ी की मूर्तियां, लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां आपको खास तौर पर दिखेंगी। जगन्नाथ का मंदिर पुरी में है। जो 4 धाम है इंपॉर्टेंट हिंदुइज्म में, 4 बड़े धाम, 4 छोटे धाम भी हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मैं बात कर रहा हूं 4 बड़े धाम की। ठीक है, 4 बड़े धाम जो है उनमें से जो 4 बड़े धाम है वो कौन से हैं? आपको नॉर्थ में जो मिलेगा वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ है नॉर्थ में। वेस्ट में मिलेगा सोमनाथ, वेस्ट में है सोमनाथ। साउथ में मिलेगा रामेश्वरम। और ईस्ट में है पुरी, जगन्नाथ ऑफ पुरी। तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है, जिसका निर्माण करवाया था, ठीक है, जिसका निर्माण करवाया था अनंत वर्मन ऑफ गंगा डायनेस्टी ने। ठीक है, अनंत वर्मन ऑफ गंगा डायनेस्टी ने, अनंत वर्मन ऑफ गंगा डायनेस्टी ने इसका निर्माण करवाया था। और आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, इसको वाइट पगोड़ा भी कहते हैं। वाइट पगोड़ा भी जगन्नाथ के, जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है इसे वाइट पगोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, कहता है दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड है, कहाँ पर है? दिलवाड़ा टेम्पल आपको मिलेगा, इसका पूरा नाम याद रखेंगे, दिलवाड़ा जैन टेम्पल है। ठीक है, जैन टेम्पल है। बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा माइन्यूट बारीक नक्काशी की गई है। बहुत ज़्यादा सुंदर और बारीक नक्काशी वाला एक टेम्पल है, जो कि पूरा वाइट वाइट मार्बल से बना हुआ है। पूरा मंदिर एकदम सफ़ेद वाइट मार्बल से है, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। ठीक है, और इसको जो बनवाया गया था, इसको बनवाया गया था चालुक्य साम्राज्य के शासक। चालुक्य जब मैं बोल रहा हूं तो ये मिडिवल चालुक्य, यानी कि चालुक्य ऑफ पाटन। चालुक्य ऑफ पाटन कहाँ मिलेंगे? गुजरात में। क्या कहा जाता है इनको? सोलंकीज भी कहा जाता है। इनके एक शासक थे विमल शाह। विमल विमल शाह जो शासक थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और बनाने में जो 2 इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे इनके, आर्किटेक्ट और फाइनेंस, जो मंदिर को किया था, जिसका डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और जो फाइनेंस था मंदिर का, उसको मैनेज किसने किया था? 2 इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे, वो थे वस्तुपाल, वस्तुपाल एंड तेजपाल। वस्तुपाल एंड तेजपाल, ये दोनों भाई थे और चालुक्यन साम्राज्य जो था पाटन का, उसके अंदर मिनिस्टर भी थे। और ये आपको मिलेगा माउंट आबू में। माउंट आबू इस समय कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। आपको बिल्कुल राजस्थान में जाएंगे, गुजरात से थोड़ा ही पहले, गुजरात शुरू होने से थोड़ा पहले राजस्थान में पड़ता है माउंट आबू। और ये एक तरह से हिल स्टेशन है, ये हिल स्टेशन है, राजस्थान का हिल स्टेशन है। और यहाँ पर ये भी बहुत खूबसूरत एक हिल स्टेशन है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जब गर्मियाँ होती है तो बाकी जगहों से कम गर्मी आपको माउंट आबू में देखने को मिलेगी। रिलेटिवली कम गर्मी माउंट आबू में होती है। और ये एक इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है राजस्थान का। कहता है 2 स्टेटमेंट दी हुई है। द सक्सेस ऑफ द टर्क्स अगेंस्ट द इंडियन रूलर एट द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी। टर्क्स की बात कर रहा है 12th सेंचुरी के एंड में। अच्छे से जानते हैं 1991 और 1192 की लड़ाई तराइन किससे हुई थी? मोहम्मद घोरी से। कौन था मोहम्मद घोरी? टर्किश ओरिजिन का था मोहम्मद घोरी। कहता है एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी वाज एन इवेंट दैट एक्सपोज्ड वीकनेस ऑफ द इंडियन आर्मीज। इंडियन जो आर्मी थी भारत में, जो साम्राज्य शासन कर रहे थे, उनकी कमजोरी बताता है, बिल्कुल बताता है। कई सारे लोग बाहर से आकर एक के बाद एक आक्रमण किए जा रहे थे और हार भी रहे थे।
तो बिल्कुल कमजोरी बताता है। कहता है सेकंड, लार्ज स्केल कन्वर्जन्स टू इस्लाम हैड डिप्लीटेड द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन आर्मी। अब ये जो वीकनेस थी शासकों की, जो वीकनेस थी, ये जो इन्वेडर से लड़ नहीं पा रहे थे, क्या ये कन्वर्जन्स की वजह से थे? इस्लामिक कन्वर्जन? बिल्कुल नहीं। उस समय इस्लामिक कन्वर्जन ने अपने पांव इंडिया में नहीं जमाए थे, तो इसलिए इस्लामिक कन्वर्जन इसका रीजन नहीं था। रीजन क्या था? रीजन, ये सारे शासक ही आपस में लड़ते रहते थे और कोई एक बड़ा साम्राज्य ना होना एक सबसे बड़ा कारण था कि लगातार इन्वेजन होने लगे थे। अगर याद करेंगे एंशियंट हिस्ट्री को, एंशियंट हिस्ट्री में एक जब बड़ा पावरफुल साम्राज्य था मौर्यन साम्राज्य, एक बड़ा पावरफुल साम्राज्य था मौर्यन साम्राज्य। तब जो इंडिया की नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स थी, जो रीजन था, वो मौर्यन साम्राज्य के अधीन आ चुका था, तो वहां से इन्वेजन होने बंद हो गए। मौर्यन साम्राज्य में इन्वेजन आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन जैसे ही पोस्ट मौर्यन साम्राज्य में जाएंगे, पोस्ट मौर्यन साम्राज्य में जैसे ही जाएंगे, आपको पता चलेगा इंडो ग्रीक भारत में आ गए, फिर शाकाज आए, फिर पार्थियंस आए, फिर कुषाण आए। रीजन, रीजन की नॉर्थ वेस्ट में कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था। सेम उसी तरह से मौर्यन से पहले भी अगर आप देखेंगे, मौर्यन से पहले जो 16 महाजनपद का काल चल रहा था, 16 महाजनपद के काल में भी महाजनपद थे कितने? 16। यानी कि कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, 16 अलग अलग बड़े बड़े साम्राज्य चल रहे थे, अलग अलग अपने अपने रीजन में। तो यहां पर फिर जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स थी सिक्योर नहीं थी, और इसीलिए आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। और अलेक्जेंडर से पहले कौन इन्वेड कर चुके थे? ईरानियन लोग, एक्मेनिड एम्पायर इन्वेड कर चुका था। तो जब जब इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर किसी बड़े साम्राज्य के अंडर नहीं आता है, तब तक इन्वेजन होते हैं। एग्जाम्पल, 16 महाजनपद के समय में अलेक्जेंडर और ईरानियन इन्वेजन, और मौर्यन टाइम में नहीं होता है। मौर्यन टाइम में के बाद पोस्ट मौर्यन फेज में फिर इन्वेजन होने लग जाते हैं। कुषाण समय में फिर दोबारा इन्वेजन नहीं होते हैं। गुप्ता समय में बॉर्डर्स फिर से अनसिक्योर होती है, तो हून लोगों का इन्वेजन होता है। और ऐसे ही जब आप देखेंगे मुगल साम्राज्य में, जब मुगल साम्राज्य में पूरा नॉर्थ वेस्टर्न तक फैल चुकी थी बॉर्डर्स इंडिया की, तब इन्वेजन नहीं होते हैं, वरना उससे पहले और उसके बाद इन्वेजन लगातार चलते रहते हैं। सेम यही उस समय हालत थी इंडिया की। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेंगे चंदेल, यहां दिखेंगे चाहमना, ठीक है, यहां दिखेंगे चाहमना, यहां गुजरात के साइड में आपको दिखेंगे सोलंकीज। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग साम्राज्य छोटे छोटे चल रहे थे। तो यही एक रीजन था कि बड़ा साम्राज्य कोई नहीं था पावरफुल, और ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट है गलत। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन कहता है, अल बेरूनी लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अल बेरूनी जो थे वो भारत में आए थे। अल बेरूनी क्या थे? एक स्कॉलर थे। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, इंडिया को स्टडी किया, इंडिया की सोसाइटी को स्टडी किया, और एक किताब लिखी, किताब अल हिंद। किताब अल हिंद किसने लिखी? किताब अल हिंद अल बेरूनी ने लिखी। और ये किसके साथ भारत में आए थे? ये महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत में आए थे। ठीक है, महमूद ऑफ गजनवी के साथ भारत में आए थे, जो कि एक अफगान थे। ठीक है, भारत में आते हैं कौन? भारत में आते हैं अल बेरूनी। और मोहम्मद घोरी ने पहले इंडिया को सबसे पहले 1175 में इन्वेड किया। कहाँ से? लाहौर से। और फिर बैटल ऑफ तराइन भी होती है 1191 और 1192 के अंदर। अगला क्वेश्चन कहता है, जयदेव द फेमस ऑथर ऑफ द गीता गोविंद वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। जो जयदेव थे जिन्होंने संस्कृत में, याद रखेंगे कौन सी भाषा में? संस्कृत में लिखी है पोएम, कौन सी? गीता गोविंद। गीता गोविंद संस्कृत में लिखी गई एक पोएम है, जो कि जयदेव ने लिखी है। और ठीक है, जयदेव ने लिखी है, और कौन से शासक के समय पर लिखी गई थी? कौन से शासक के समय? तो लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन जो शासक थे, इनके समय पर लिखी गई थी गीता गोविंदा। और ये एक सेना साम्राज्य के शासक थे। कौन से? सेना साम्राज्य के शासक थे, जो कि 11वीं से 12वीं सेंचुरी एडी में बंगाल में शासन करता है। और सेना से पहले कौन सा शासन होता है बंगाल में? पाला साम्राज्य। 750 एडी में शुरुआत होती है पाला साम्राज्य की, और लगभग 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक पाला साम्राज्य शासन करता है। और इसके बाद आते हैं सेना साम्राज्य। और पालास जो थे
वो एक बुद्धिस्ट साम्राज्य था और सेना हिंदू शासकों का साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान के लिए क्या लिखा गया है? पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखी गई है पृथ्वीराज पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो लिखी है चांद बरदई ने। किसने? चांद बरदई। चांद बरदई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। कौन सी भाषा में लिखी है? तो भाषा याद रखेंगे, पृथ्वीराज रासो की भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है। ब्रज भाषा में पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कहता है हु फाउंडेड 4 मठास इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में आपको 4 मठ स्थापित किए हुए दिखेंगे। किनके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो आदि शंकराचार्य ने ये 4 मठों की स्थापना की थी। ठीक है। इंडिया के अंदर। ठीक है। क्यों की थी? ताकि वेदांत के जो ज्ञान है, वेदांत के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके, वेदांत के ज्ञान को आगे बढ़ा सके, वेदांत के ज्ञान को प्रिजर्व और कंजर्व कर सके। कहाँ कहाँ पर ये स्थापनाएं की गई थी? तो नॉर्थ में की गई थी, बद्रीनाथ में। आपको 4 धाम से कुछ सिमिलैरिटी इसमें मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी आपको अभी पता चलेगा। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा आपको वेस्ट में दिखेगा द्वारका। दोस्तों शायद मैंने आपको अभी जब 4 बड़े धाम बताए थे, तो उसमें शायद मैंने आपको 4 बड़े धाम में बताते हुए मैंने आपको वेस्ट में सोमनाथ नहीं, ये द्वारका आएगा। ठीक है। ये आएगा द्वारका। ठीक है। तो द्वारका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट 4 धाम है, और सेम सिमिलैरिटी उस आपको दिखेगी इसमें मठ जो स्थापित किए गए थे। तो नॉर्थ में आपको मिलेगा बद्रीनाथ, वेस्ट में मिलेगा द्वारका, ईस्ट में वही सेम पूरी। डिफरेंस कहाँ पर आएगा? डिफरेंस आएगा साउथ में। साउथ में यहाँ पर कर्नाटका में मठ स्थापित किया गया था। कर्नाटका में क्या? श्रृंगेरी में। कर्नाटका के श्रृंगेरी में। और अगर 4 धाम में देखें तो साउथ में कौन सा धाम पड़ता है? रामेश्वरम। ठीक है। चलिए, द लिंगराज टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इज एट। लिंगराज टेम्पल जो बना था वो कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर में है। भगवान शिव से जुड़ा हुआ टेम्पल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। भुवनेश्वर का ये एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। हु फॉट द बैटल ऑफ वाई हिंद। वाई हिंद की जो बैटल है 1009 में जो ये बैटल हुई थी, ये कौन से शासकों के, किन 2 शासकों के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी आनंद पाल और महमूद ऑफ गजनवी। महमूद ऑफ गजनवी और आनंद पाल, यानी कि जब इन्वेजन्स भारत में शुरू हुए थे तभी उसके शुरुआती दौर का ये समय है। और इसमें जो युद्ध हुआ था आनंद पाल कौन है? ये जो जयपाल थे, जयपाल के बेटे थे, जयपाल के पुत्र थे आनंद पाल। ठीक है। जयपाल के बेटे थे आनंद पाल। और इनसे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जयपाल और आनंद पाल कौन से साम्राज्य के शासक थे? ये थे हिंदू शाही साम्राज्य के शासक थे। ना तो आपको कंफ्यूज होना है पाला साम्राज्य से, ना ही अनंगपाल तोमर से आपको कंफ्यूजन रखनी है। ये थे हिंदू शाही साम्राज्य के शासक। ठीक है। और हिंदू शाही जो साम्राज्य था ये आपको देखने को मिलेगा लगभग 822 एडी से 1026 एडी तक। कहाँ पर मिलेगा? जो आज का काबुल है उस रीजन में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप इंडिया का ये हिस्सा देखेंगे, ये अगर कश्मीर का हिस्सा है, तो यहाँ पर इस हिस्से में इस तरह से आपको मिलेगी हिंदू शाही डायनेस्टी। ठीक है। हिंदू यानी कि नॉर्दर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्दर्न अफगानिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया को इस तरह से कवर करती थी हिंदू शाही डायनेस्टी। और जिसके शासक थे कौन? जयपाल और उनके बेटे आनंद पाल। और इनकी बॉर्डर लगती थी गजनवी से। जो गजनवी जो एम्पायर था
महमूद ऑफ गजनवी जहाँ से आते हैं, तो इनकी बॉर्डर लगती थी, हिंदू शाही साम्राज्य की बॉर्डर लगती थी किससे? गजनवी एम्पायर से। इसलिए आप देखेंगे कि सबसे पहले इन्वेजन भी जो हुए थे वो हिंदू शाही साम्राज्य में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिंदू शाही साम्राज्य में आपको इन्वेजन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द टेम्पल ऑफ सोमनाथ विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद गजनी, सॉरी, महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी ने डिस्ट्रॉय किया था सोमनाथ का टेम्पल, ये कौन से भगवान से जुड़ा हुआ टेम्पल है? तो सब जानते हैं ये एक 12 ज्योतिर्लिंग में से 12 जो ज्योतिर्लिंग है भारत में भगवान शिव से, उनमें से एक है क्या? सोमनाथ टेम्पल। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेम्पल इसको माना जाता है। बताया जाता है कि लगभग 2000 साल पुराना ये टेम्पल है। 2000 साल पहले पहली बार बनाया गया था, पहली बार बनाया गया था 2000 साल पहले। और इसीलिए पता नहीं है कि किसने इस टेम्पल को बनाया था, लेकिन इसको फिर दोबारा 815 एडी में बनाया गया था। ठीक है, 815 एडी में इसको फिर दोबारा बनाया गया था। और ये बनाया था किन्होंने? ये बनाया था नागभट्ट दो ने। ठीक है, ये बनाया था नागभट्ट दो ने 1815 में इसको बनाया था, जो कि एक प्रतिष्ठान किंग थे। ठीक है, जो कि एक प्रतिष्ठान किंग हुआ करते थे। ठीक है, और इस टेम्पल को, सोमनाथ के टेम्पल को एक और नाम से जाना जाता है, वो है देव पाटन, वो है देव पाटन। तो याद रखेंगे। और इसको महमूद ऑफ गजनी ने आके लूटा भी था इस टेम्पल को, तो याद रखेंगे क्या? सोमनाथ के टेम्पल को देव पाटन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है और सोमनाथ पे अटैक किया था 1025 में। ठीक है, 1025 में सोमनाथ पर अटैक किया था। अगला क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट यहां पर देखनी है, कहता है अल बिरूनी हु विजिटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ, महमूद ऑफ गजनी के साथ विजिट किया था इंडिया में, क्रिटिसाइज्ड हिंदूज फॉर देयर एक्सक्लूसिवनेस, यानी कि उस समय का जो हिंदू समाज था वो बाकी दुनिया के जो समाज था, बाकी दुनिया की सोसाइटी, उनसे घुला मिला नहीं था और एक एक्सक्लूसिव तरीके से बना हुआ था, खुद में ही एक इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा था। और इसके लिए क्रिटिसाइज किया अल-बिरूनी ने इंडियंस को, और ताकि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कटा जो रहा था, इसके लिए क्रिटिसाइज किया। और इसके लिए क्या कारण बताया? ही बिलीव दैट द कास्ट सिस्टम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और अल-बिरूनी ने इसका जो जिम्मेदार ठहराया, वो जो कास्ट सिस्टम था इंडिया में, उसको जिम्मेदार ठहराया। और ये भी एक इसका एकदम सही कारण है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम में अंदर एक मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति अगर 7 समुंदर पार जाएगा, यानी कि अगर अपने देश के जो टेरिटरी है उसके बाहर का समुद्र लांघ के अगर दूसरी जगह पे जाएगा, तो वो अपनी जाति, अपनी कास्ट खो देगा। ठीक है, वो अपनी कास्ट खो देगा। और लोगों को उस समय काफ़ी डर होता था, क्योंकि लोग रिलीजन से ज़्यादा गाइड होते थे। कास्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था लाइफ में। इसीलिए आप देखेंगे इंडिया में ट्रैवल तो हुए, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति इस धारणा को बहुत ज़्यादा मानता था। ट्रैवल इंडिया में हुए, समुद्री यात्राएं हुई। आप देखेंगे जभी तो चोला साम्राज्य था, इतनी दूर दूर तक फैल गया था, व्यापार भी होता था। लेकिन एक आम लोगों के दिमाग में तो यही धारणा बनी हुई थी, और इसी से आप देखेंगे इंडिया पूरी दुनिया से एक तरह से कटा हुआ रहा था। और इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है पहले वाले की सही एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन कहता है, इन इंडिया द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सबसे पहले भारत में ये थ्योरी किसने दी थी कि जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर काटती है? और बताने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, आर्यभट्ट जो कि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे उस समय, इन्होंने बताया था कि धरती जो है वो सूर्य का चक्कर काटती है। ब्रह्मगुप्त को आप जानते होंगे, ब्रह्मगुप्त ने दी थी थ्योरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, थ्योरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दी थी ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने दी थी थ्योरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और कल्हाना ने लिखी थी 12th सेंचुरी एडी में, क्या? रजत रंगिनी, जो कि कश्मीर का
इतिहास बताती है। अगला क्वेश्चन कहता है द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हदेव वन। नरसिम्हदेव वन ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर यही है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य भगवान का ये मंदिर है कोणार्क में, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। नरसिम्हदेव वन ने इस मंदिर को बनवाया था। कौन से साम्राज्य से आते हैं? तो ये आते हैं ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से आते हैं नरसिम्हदेव वन, और इन्होंने बनवाया था क्या? कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल आर्किटेक्चर हैं, नॉर्थ में और यहाँ पे दिखेंगे साउथ। नॉर्थ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर को बोला जाता है नगरा स्टाइल, साउथ वाले को बोला जाता है द्रविड़ स्टाइल। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ के बीच में आपको मिलेगा वेसारा स्टाइल। यानी कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो डेक्कन का क्षेत्र है, महाराष्ट्र और नॉर्दर्न कर्नाटका का क्षेत्र है, वहां पर आपको वेसारा स्टाइल दिखेगा, जो कि कॉम्बिनेशन होता है नॉर्दर्न नगर प्लस द्रविड़ का। ठीक है, तो फिलहाल हम नगर और द्रविड़ में डिफरेंस देखते हैं। तो नॉर्थ में नगर, साउथ में द्रविड़। मंदिर के ऊपर जो चोटी होती है नॉर्थ में, उसको कहा जाता है शिखर। मंदिर के ऊपर जो चोटी होती है साउथ में, उसे कहा जाता है विमान। नगर आर्किटेक्चर के अंदर वाटर टैंक नहीं मिलेगा। साउथ के द्रविड़ आर्किटेक्चर में आपको वाटर टैंक मिलेगा। उसके अलावा आपको बाउंड्रीज जो है नगर आर्किटेक्चर में, मंदिरों में, नॉर्थ में नहीं मिलेंगी। साउथ में हमें बाउंड्रीज मिलेंगी। अब जब बाउंड्रीज ही नहीं है तो जो गेट्स हैं मंदिर के बाहर, जो गेट्स होते हैं बड़े बड़े इस तरह से, जो मंदिर, अगर यहाँ पर बीच में ये मंदिर है और बाउंड्री ही नहीं है तो यहाँ पर जो गेट होते हैं चार तरफ, ये भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गेट्स होंगे, जिनको क्या कहा, बाउंड्री गेट्स होंगे, जिनको कहा जाता है क्या? गोपुरम। तो ये जो बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज पे ये जो गेट बने हैं, ये बीच में है मंदिर, और इन बाउंड्री पे ये जो गेट बने हैं दीवारों के पास, इनको कहते हैं गोपुरम, जो कि साउथ इंडिया का फीचर है, नॉर्थ का नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में ये बाउंड्री ही नहीं आपको मिलेगी। तो क्या प्रदक्षिणापात होता है? प्रदक्षिणापात मंदिर के चारों तरफ घूमने की जगह दोनों में होती है। गर्भगृह तो बिल्कुल होगा, मंदिर है तो भगवान तो उसके अंदर विराजमान होंगे, और भगवान हमेशा गर्भगृह में ही विराजमान होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सैंक्टम या और सैंक्टोरम इसको कहते हैं। और शिखर बिल्कुल मिलेगा। शिखर मतलब मंदिर की चोटी। ठीक है, शिखर मतलब मंदिर की चोटी। तो एक जगह तो हम मंदिर की चोटी को शिखर कह रहे हैं, वहीं पे मंदिर की चोटी को विमान कह रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में आपको शिखर तो मिलेगा। ठीक है, चलिए, और जो नहीं मिलेगा वो है गोपुरम। दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि गोपुरम आपको नॉर्थ में नहीं दिखेगा, द्रविड़ साउथ वाले स्टाइल में दिखेगा। अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा, बीज गणित के लिए इनमें से कौन जाना जाता है? तो बीज गणित के लिए जाना जाता है भास्कर को, खास तौर पर भास्कर टू को। ठीक है, एक भास्कर मैथमेटिशियन और हैं, वो 6th सेंचुरी एडी के हैं। उनका नाम भी भास्कर है, लेकिन उनके नाम के आगे लगाया जाता है भास्कर वन, ताकि ये पता चले कि जो वन जिनके आगे लगा है ये वो भास्कर हैं जो 6ठी शताब्दी एडी के हैं। और सेकंड जो भास्कर हैं वो कौन से हैं? वो 12th सेंचुरी वाले एडी वाले भास्कर हैं। तो 12th सेंचुरी एडी वाले भास्कर जाने जाते हैं किसके लिए? अलजेब्रा के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के लिए जाने जाते हैं। फेमस इनका जो काम है वो आपको दिखेगा सिद्धांत शिरोमणि इनका काम है, फेमस वर्क जो इनका है। और लीलावती जिसके अंदर आपको अलजेब्रा दिखेगा, अर्थमेटिक दिखेगा, और साथ ही में ट्रिग्नोमेट्री भी दिखेगा। ठीक है, तो भास्कर जो है
वो थे 12th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रिजाइडिंग डिटी ऑफ भोजशाला टेम्पल। भोजशाला टेम्पल आपको कहाँ पर मिलेगा? तो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलता है भोजशाला टेम्पल। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर शासन किनका चल रहा था? राजा भोज का। आपने गाना सुना ही होगा राजा भोज के ऊपर, तो ये वही राजा भोज हैं और काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट साम्राज्य माना जाता था। सेंट्रल इंडिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट साम्राज्य था राजा भोज का जो साम्राज्य था, और इनका जो डायनेस्टी थी, जो साम्राज्य था, उनका नाम था परमार डायनेस्टी। ठीक है, तो याद रखेंगे जो राजा भोज हैं, राजा भोज जो हैं वो परमार साम्राज्य से आते हैं। ठीक है, परमार साम्राज्य से आते हैं कौन? राजा भोज। राजा भोज परमार साम्राज्य से आते हैं। अगर मध्य प्रदेश का आप देखेंगे मैप, तो यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा परमार साम्राज्य, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश में कहीं पे आपको यहाँ पर परमार साम्राज्य, उसके राजा भोज, और इन्हीं के साम्राज्य में एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है भोजशाला टेम्पल, जो कि बना हुआ है किनके लिए? माता सरस्वती के को समर्पित है ये टेम्पल। ठीक है, तो माता सरस्वती को समर्पित है भोजशाला टेम्पल। अगला कहता है विक्रमशिला महाविहार कहाँ पर है? विक्रमशिला महाविहार कहाँ पर पड़ेगा? बिहार में हमें पड़ता है। नालंदा भी बिहार में है। नालंदा किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ऑफ, कुमार गुप्त वन ऑफ लेटर गुप्ता, लेटर गुप्ता शासक ने। बिहार में ही विक्रमशिला किसने बनवाया था? धर्मपाल, धर्मपाल ऑफ पाला साम्राज्य, पाला साम्राज्य ने बनवाया था। ठीक है, और रूलर कौन से थे? पाल साम्राज्य के थे धर्मपाल। अगला क्वेश्चन कहता है दास कुमार चरितम वॉज कंपोज्ड बाय। दास कुमार चरितम किसने लिखी थी? तो दास कुमार चरितम लिखी थी दंडिन ने, दंडिन ने लिखी थी दास कुमार चरितम। और दंडिन जो थे कोर्ट पोएट कौन से थे? पल्लव साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य में इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट थे दंडिन, जिन्होंने लिखी थी दास कुमार चरित। ठीक है, जिन्होंने लिखी थी दास कुमार चरित। और पल्लव साम्राज्य के एक और इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट थे, वो थे भरावी। भारवी या भरावी, आप जो भी पढ़ें, या तो भारवी पढ़ सकते हैं या भरावी। तो भारवी जो थे ये एक इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट थे पल्लव साम्राज्य के समय ही, और इन्होंने लिखी थी किरत अर्जुनिया, किरत अर्जुनिया लिखी थी, किरत अर्जुनिया लिखी थी। अर्जुन के ऊपर कहानी लिखी गई है, ये अर्जुन के ऊपर लिखी गई कहानी है। किरत अर्जुनिया लिखी थी किन्होंने? भरावी में, जो एक इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट थे पल्लव साम्राज्य के समय पर। तो दास कुमार चरितम किसने लिखी है? दंडिन ने दास कुमार चरित लिखी है। अगला क्वेश्चन कहता है द लक्ष्मण एरा वॉज स्टार्टेड इन 1119 में। लक्ष्मण एरा जैसे ऑलरेडी कई बार हम पढ़ चुके हैं, 57 बीसी में किसकी शुरुआत हुई थी? 57 बीसी में शुरुआत हुई थी विक्रम संवत की, यानी कि विक्रम एरा। और उसके बाद 78 एडी में, ये 57 बीसी है, 78 एडी में शुरुआत हुई थी शाका एरा या फिर शाका संवत की। उसके बाद 319 एडी में शुरुआत हुई थी किसकी? गुप्ता एरा की, गुप्ता एरा की। और अब हम देख रहे हैं कि 1119 एडी में शुरुआत हो रही है लक्ष्मण एरा की, और पूछता है कि किसने शुरुआत की थी। तो इसकी शुरुआत जो की थी वो की थी लक्ष्मण सेन ने। तो अब आप नाम से ही समझ गए होंगे, सेन जो शासक थे, सेन शासक थे बंगाल के अंदर, आपको सेन शासक देखने को मिलेंगे। और इनका जो शासन था 11वीं से 12वीं शताब्दी तक मिलेगा, और शुरुआत हुई थी 1070 एडी में। 1070 एडी में हिंदू शासकों की बंगाल में शुरुआत होती है। हिंदू शासकों की बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर हिंदू शासकों की 1070 एडी में शुरुआत होती है, और उससे पहले बुद्धिस्ट पाला शासन चल रहा था। और सामंत, सामंत सेन, सामंत सेना कौन है? ये फाउंडर हैं किसके? फाउंडर हैं सेना,
साम्राज्य के बंगाल के अंदर। ठीक है, तो सामंत सेन जो है वो फाउंडर है बंगाल के अंदर सेना साम्राज्य के। अगला क्वेश्चन पूछता है सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट, तो आपको मिलेगा कोणार्क में सन टेम्पल हमें देखने को मिलता है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोस्ट पे दिखेगा आपको सूर्य मंदिर। was one of the famous philosophers and scholars of the पाला पीरियड। पाला पीरियड में एक फेमस फिलोसोफर और स्कॉलर कौन थे? तो वो थे आतिश दीपांकर। आतिश दीपांकर एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर और स्कॉलर थे, और जाहिर सी बात है पाला साम्राज्य में थे और बुद्धिस्ट स्कॉलर होने के ज़्यादा चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से भी इनका संबंध रहा है। और महायान और वज्रयान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। जाहिर सी बात है बंगाल में वज्रयान बुद्धिज्म फॉलो किया जाता था कब? 8वीं शताब्दी सेंचुरी एडी के बाद बंगाल में वज्रयान बुद्धिज्म जो कि महायान से ही निकला है ये फॉलो किया जाता था। और फिर यहीं से तिब्बत में और बाकी जो क्षेत्र हैं लद्दाख में वहां पर पहुंचता है वज्रयान बुद्धिज्म। रवि कीर्ति को आप जानते हैं, ठीक है, जो चालुक्यन शासक थे, पुलकेशिन टू के इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति। और आईहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने आईहोल इंस्क्रिप्शन लिखा है। हु रोट रामचरित इनमें से किसने लिखी है? तो अच्छे से जानते हैं कि तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। आज जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस किसने लिखी है? वो लिखी है तुलसीदास ने। ठीक है, तुलसीदास ने। और इनका जो बचपन से जो इनका नाम था, तुलसीदास इनका ओरिजिनल नाम नहीं है, बाद में इनका नाम पड़ा जब ये साधु संत बने होंगे। शुरुआत में इनका नाम था राम बोला दुबे इनका शुरुआती नाम था। और हनुमान चालीसा की स्थापना की है। रामलीला यानी कि जो प्लेज आज हम देखते हैं, ये जो प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं नवरात्रि के दिनों में 10 दिन, रामलीला जो चलती है, जो प्लेज हैं, इसकी शुरुआत भी तुलसीदास ने की थी। और ये कंटेम्पररी हैं किनके? अकबर के मुगल शासक अकबर के कंटेम्पररी हैं तुलसीदास। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और कोई भी डाउट हो तो मेल कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।